हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या चौथे के पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए, क्वेश्चन संख्या पहले को करने से पहले एक विशेष जानकारी है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि सवाल आपके आसानी से समझ में आ जाए। अगर सवाल आपके एक बार आसानी से समझ में आ जाएंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। और विशेष जानकारी ये है कि जो भी छात्र व छात्राएं इस वीडियो से जुड़े हों तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th वाली अलग है, क्लास 9th की अलग है। प्लेलिस्ट में जाकर के अगर ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 3.5 चल रहा है आज, यहाँ तक की सब वीडियो मिलेंगी, तो वो जाके जरूर देखें। तो आइए अब बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या चौथे के पहले को हल करेंगे। चौथा कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो कोई भी बीजगणितीय विधि लगाइए, चाहे आप विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन से कीजिए, चाहे आप जो है बीजगणित प्रमेय के द्वारा कीजिए। जो विधि आपको आसान लगे, आप जिस विधि से आसानी से सवाल को कर सकते हैं उस विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, जो विद्यार्थी ए है वो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक तो नियत व्यय पूछ रहा है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य पूछ रहा है, यानी प्रत्येक दिन कितने रुपए खर्च होते हैं लगते हैं भोजन करने के, और नियत व्यय यानी मासिक, पूरा मासिक वाला पूछ रहा है और नियत व्यय पूछ रहा है। ठीक है, यानी प्रतिदिन का भोजन पूछ रहा है, भोजन का रुपया, और नियत व्यय दोनों पूछ रहा है। तो कोई छात्रावास है, उसमें मतलब जो नियत मासिक व्यय का एक भाग है। ठीक है, इसमें ये छात्र 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन भोजन करता है एक छात्र, तो उसको कितने अदा करने पड़ते हैं? 1000 रुपये। ऐसे ही बी छात्र है, वो 26 दिन भोजन करता है और 26 दिन के कितने रुपए देने पड़ते हैं? उसे छात्रावास में जमा करने पड़ते हैं 1180। तो नियत व्यय यानी जो मासिक व्यय लग रहा है उसको ज्ञात करना है, और प्रतिदिन का व्यय लग रहा है, कितना खर्च हो रहा है खाने पर, उसका ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। ऐसे सवालों में क्या करते हैं? मान लेते हैं। जो हमें दिया है, जो नीचे पूछ रहा है उसको मान लेंगे, नियत व्यय मान लेंगे और प्रतिदिन भोजन का व्यय मान लेंगे। तो लिखेंगे, इसको हल करते हैं, हल करेंगे। जो कह रहा है उसको मान लेंगे। माना छात्रावास का नियत व्यय, माना छात्रावास का नियत यानी जो मासिक व्यय या शुल्क मान लो, बात एक ही है। तो हम यानी एक महीने का शुल्क को मान लेते हैं, हम 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, और जो प्रतिदिन भोजन का शुल्क, प्रतिदिन भोजन के शुल्क को मान लेंगे 22 रुपये। ठीक है, तथा प्रतिदिन भोजन
का शुल्क 22 रुपए। ठीक है, समझ में आया? यानी प्रत्येक दिन एक महीने का व्यय मान लिया हमने 100 रुपये खर्च हो रहा है और हमारा प्रत्येक दिन का 22 रुपये लग रहा है। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। यानी छात्र ए के लिए, जो छात्र ए है उसके लिए अगर हम अब करेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या होता है, इसमें ऐसे सवालों में मान लेते हैं। ठीक है, जो हमें ज्ञात करवा रहा होता है उसी को मान लेते हैं। ज्ञात करवा रहा था यहाँ पे नियत व्यय ज्ञात करवा रहा था और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करवा रहा था, तो हमने नियत व्यय को मान लिया 100 रुपये और हमारा प्रतिदिन भोजन का शुल्क मान लिया हमने क्या? 22 रुपये। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है, रुपए कितना अदा करने पड़ते हैं? 1000 रुपये। ठीक है, तो लिखेंगे छात्र ए के लिए, छात्र ए के लिए, छात्र ए के लिए करेंगे तो हमारा जो महीने का शुल्क है वो तो लगेगा ही लगेगा। और कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन, तो 20 गुणे प्रतिदिन का शुल्क 22 है और बराबर कितने जमा करने पड़ते हैं? हमें 1000 रुपये से जमा करने पड़ते हैं। ए कोई छात्र है उसको यानी नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, जो नियत लग रहा है वो देना पड़ेगा, प्लस 20 दिन भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? 20 दिन, एक दिन का भोजन का रुपया हमने 22 रुपये मान लिया है और 20 दिन का हो जाएगा 20 गुणे 22 बराबर का टोटल कितना जमा करने पड़ा है? 1000 रुपये। ठीक है, तो अब हम इसको समीकरण बना लेंगे, x प्लस 20y बराबर का 1000 रुपये। ये समीकरण 1 बन गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही छात्र बी के लिए लिखेंगे, छात्र बी के लिए छात्र बी के लिए, ठीक है, बी के लिए क्या कह रहा है? बी के लिए कह रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये जमा करने पड़ते हैं। तो हमारा जो नियत व्यय था वो मासिक वाला व्यय तो लगेगा ही, और जो बी है, बी कितने दिन भोजन करता है? 26, तो 26 गुणे प्रतिदिन का मतलब शुल्क कितना? 22 रुपये है। टोटल कितने रुपए जमा करता है? 1180 रुपये। 1180 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ठीक, तो आगे से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 26y बराबर का 1180, इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे समीकरण थे वो बना लिए हमने। सबसे पहले जो ए था उसने 20 दिन भोजन किया था, 20 दिन जो नियत वाला है वो तो लगेगा ही शुल्क, और प्रतिदिन हमने 22 मान रखा है तो 20 गुणे 22 करेंगे, प्लस टोटल कितने जमा करने पड़े? 1000 रुपये। ऐसे ही बी विद्यार्थी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास में कितने जमा करने पड़ते हैं? 1180। तो जो नियत है, नियत व्यय है वो तो लगेगा ही, प्लस 26 गुणे का एक दिन का, प्रतिदिन का मतलब व्यय कितना? 22 रुपये, तो 26 गुणे 22 होगा बराबर का 1180 होगा। ठीक है, टोटल 1180 जमा करने पड़ रहे हैं। तो अब हमने क्या करें, यहाँ से समीकरण ज्ञात कर लिए, रैखिक समीकरण ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे हम, अब चाहे जो आपको अच्छी सरल विधि लगे उससे हल करो, चाहे आप विलोपन विधि से हल कर लो इसे, चाहे प्रतिस्थापन से हल कर लो, चाहे आप जो है वज्रगुणन विधि से हल कर लो। आपको जो अच्छी विधि लगे, जो सरल लगे उससे हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? हम यहाँ पे जो है हमें सबसे अच्छी विधि लगी है विलोपन विधि लगा देंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, विलोपन विधि हमें सबसे सरल, आसान, अच्छी लगी है, तो हम इस विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है? किसी एक पद को काटना होता है। विलोप का मतलब एक पद का लोप करना पड़ता है और मान निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी का मान निकाल लेते हैं, जैसे एक पद का लोप करना पड़ेगा, चाहे आप x वाले पद को लोप कर लो, चाहे आप y वाले पद को लोप कर लो। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ से अगर हमारे एक जैसे चिन्ह होते हैं, जैसे समीकरण 1 ये है हमारा, और समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। यहाँ पे x वाला चर समान है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है।
यहाँ पे 20y है, यहाँ पे 26y है, तो ये समान नहीं है। तो मतलब ये समान क्या है हमारा, समान x वाला पद है। तो x वाला पद समान है और क्या है, यहाँ चिन्ह एक जैसे। जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं तो घटाने पर करते हैं, अपोजिट चिन्ह होते हैं माइनस प्लस होता है तो जोड़ने पर करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। कर हमारे समीकरणों में हमारा चर समान होना चाहिए। जैसे x यहाँ पर है तो x यहाँ पर भी होना चाहिए, प्लस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर एक जैसा चिन्ह है तो घटाने पर करेंगे। अपोजिट चिन्ह माइनस होता और वहाँ प्लस होता तो हम जोड़ने से काम चला लेते। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण दो में से समीकरण जो एक को घटा देंगे। तो यहाँ समीकरण एक को लिख लेते हैं, समीकरण दो में से एक को घटाएंगे, दो को लिख लेते हैं, x प्लस 26y बराबर का 1080 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा समीकरण पहला दूसरा लिख लिया हमने, पहला लिख लेंगे x प्लस पहला कितना है 20y बराबर का कितना है 1000। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर। हमारे चिन्ह यहाँ देखेंगे, चिन्ह समान है तो लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का है यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब जो सजाती है x वाला कट जाएगा, यानी प्लस का x और माइनस का x ये दोनों कट जाएगा। मैंने क्या कहा था, जो विलोपन विधि होती है इसमें एक पद को काट लेते हैं, एक पद को काट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी चर का मान। ठीक है। जैसे x वाला काटा है तो यहाँ से प्लस का 26y है और माइनस का 20y है, तो प्लस का कितना ज्यादा है, प्लस का 6 ज्यादा है, यानी 26 में से 20 कम करेंगे तो 6y ज्यादा है। इधर देखेंगे तो 1080 में से घटा लेंगे 1000 तो कितना है 180 प्लस का कितना ज्यादा है 180 ज्यादा है। उधर कितना है 1080 है, 1080 में से हम क्या करेंगे, हम 1000 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 1 में से क्या 0 बचा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा 6y बराबर 180 मिला, यहाँ से 6y बराबर 180 मिला। y बराबर निकालेंगे तो 180 बटे करेंगे 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18। हमारा यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y बराबर आ जाएगा कितना 3 है और ये 0 रखा है 30। y का मान हमने निकाल लिया 30। ठीक है। y का मान कितना आ गया, यहाँ से हमारा y का मान आ गया 30 आ गया। ठीक है। y का मान 30 आ गया। अब हम x का मान निकालने के लिए चाहे आप जो है समीकरण एक में रख दो तब भी मान बराबर आएगा, x का मान बराबर आएगा, चाहे 2 में रख दो। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से किसी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो y का मान है समीकरण एक में रख देंगे। क्या करेंगे, y के मान को समीकरण एक में रख देंगे। तो लिखेंगे y बराबर 30 को समीकरण एक में रखने पर। ठीक है। हम एक में रख करके यहाँ से हम आसानी से, जैसे हमें x का मान निकालना है तो हम एक में रख रहे हैं। ठीक है। चाहे एक में रखो चाहे 2 में रखो, मान बराबर ही आना है। तो एक समीकरण कौन सा है, एक वाला ये है, यानी x प्लस 20y बराबर का 1000, यही तो है। इसमें हम y की जगह रख देंगे 30, y की जगह 30 रख देंगे तो x प्लस 20 गुणे का y की जगह रख देंगे, y का मान 30 बराबर का हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है। x प्लस 30 यानी 2 0 हो जाएंगे, 2 0 और 2 तिया 6 बराबर का 1000, बराबर का 1000। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो x बराबर निकालेंगे तो 1000 में से पक्षांतर करेंगे, प्लस का है 600 माइनस का 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 600 हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो ये 2 0 हो जाएंगे, 10 में से 6 गया 4 बचा। तो हमारा इस प्रकार से x बराबर आया कितना 400, जो x बराबर था 400। अब ऊपर देख लेते हैं x y क्या माने, उनके लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या माना था, माना छात्रावास का जो है मासिक शुल्क हमने 100 रुपये माना था। तो मासिक शुल्क हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, x बराबर कितना आया था, मासिक शुल्क हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है। जो मासिक शुल्क हो जाएगा हमारा 400 रुपये हो जाएगा। और जो प्रतिदिन का शुल्क y बराबर माना है, प्रतिदिन का शुल्क y बराबर माना है, तो y बराबर कितना माना है हमारा, y का 30 रुपये आ गया था। ठीक है। y बराबर 30 आया, x बराबर 400 रुपये। यानी जो सवाल कह रहा है इसके अनुसार देख लेते हैं। ओके। यानी जो छात्रावास है उसका 1 महीने का
भोजन का रुपया जमा करना पड़ेगा एक छात्र को 400 रुपये, और प्रतिदिन रुपया लगेगा 30 रुपये। एक्स्ट्रा डे खाएगा तो 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने पड़ेंगे, छात्रावास में जमा करने पड़ेंगे छात्र को। और मंथली यानी एक महीने का या नियत व्यय कितने 400 रुपये, प्रतिदिन का व्यय 30 रुपये। तो मुझे ये हमने क्या की, ये आसानी से हमने मान निकाल ली। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या पहला आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से समझाया है उस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन संख्या दूसरे को देखते हैं। दूसरे को आपको होमवर्क के तौर पे देंगे, आप यहाँ पे दूसरे को देख लो, एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ और आपको आसानी से कर लेंगे। अगर पहला सवाल समझ में आ गया होगा, प्रीवियस वीडियो में भी पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल थे। दूसरा कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कह रहा है अगर हम कोई भिन्न है, भिन्न क्या होती है, भिन्न हमारी अंश बटे हर होती है। तो ये वाले सवाल में क्या करना है, आपको अंश को मान लेना है x और हर को मान लेना है y, और भिन्न बन जाएगी हमारी x बटे y। जो भिन्न अभिष्ट भिन्न आएगी वो हमारी x बटे y आ जाएगी। फिर क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नानुसार चलना है। तो सबसे पहले उसके अंश में हमें अंश में से 1 घटा देना है, तो x - 1 बटे हो जाएगा y बराबर किसके हो जाएगा 1/3 के। फिर दूसरे वाला जो केस दूसरा है उसमें कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है x तथा y के मान निकाल लेना, और x तथा y के मान रख दोगे x बटे y में, तो आपको भिन्न आसानी से आ जाएगी, आप कर लोगे। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो है आपके एक्सरसाइज हमारी जो है 3.5 का क्वेश्चन संख्या चौथे का पहला मैंने हल किया है, ये आसानी से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन संख्या दूसरे को आप सॉल्व कर लोगे, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास विशेष सबसे पहले पहुंचेगा। तो विशेष जानकारी ये है कि आप सभी छात्र व छात्राएं इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या जो 4 है उसके तीसरे व चौथे के साथ मैं कोशिश करूंगा अगली वाली वीडियो में। 5 सवाल हैं इसमें, चौथे में ये सब फिनिश करा दूं। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक और देखते रहिए मेरे चैनल पर। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक अपने छात्रों के साथ जो भी हैं, अपने सहपाठी उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएं। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।